This is the lesson 1 of part B, Economics, class 12. And the name of the lesson is Indian Economy on the Eve of Independence. First of all, why we are learning this lesson? Just to know what was the state of Indian economy in 1947, जब हम आज़ाद हुए तो उस वक्त हमारी कंट्री का इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप थी और उठ नहीं पा रही थी। इस लेसन में जो हम कवर करेंगे वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या हुआ, डेमोग्राफिक कंडीशंस कौन सी थी, फॉरेन ट्रेड कौन से थे, क्या होता था तब, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा था। तो जब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर हम इस बात की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन थी जब ब्रिटिशर्स 1947 में इंडिया को छोड़ के गए थे। इनफैक्ट कुछ भी नहीं था, ना प्रॉपर सॉइल, मिट्टी भी नहीं, इंडस्ट्री भी नहीं, काम भी नहीं, कैपिटल भी नहीं, फॉरेन ट्रेड भी नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टेट में थे और उससे निकलना सचमुच में एक बहुत ही अपने आप में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। सो कॉलोनिज्म के दौरान जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस जो थे हमारी कंट्री की वो किसी और के हाथ में थी। रूलिंग कंट्री जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, तो जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो भी उनके हाथ में था और हमारी इकोनॉमी पर, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ब्रिटिशर्स का ही ज्यादा दबदबा था। रिलेशनशिप्स जो थे इंडिया के और कॉलोनी के वो भी बहुत ज्यादा हिले हुए थे। इट वॉज नॉट गुड। इस चक्कर में जो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नाउ ये भी आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनी जिन लोगों की थी उन लोगों ने अपने हिसाब से एग्रीकल्चर कराया। खासकर इंडिको और ओपियम की खेती जो थी वो इतनी ज्यादा हुई थी कि इंडिया की सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो गई थी, बैरन हो गई थी और यहाँ तक कि उसमें कुछ खास उग नहीं पा रहा था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बहुत लो पे किया गया था, तो ये भी सफर कर रही थी। अब यहाँ से जो बाहर चीज जाती थी उसको लेके तो यूरोपियंस वर एंजॉयिंग, बट हमारे अपने कंट्री के अंदर जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ज्यादा सफर कर गया। And the economic policies pursued by colonial government were concerned more on protection and promotion of economic interest for them, not for India as such. तो ऐसी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज करने में, इंडिया के लोगों के हिसाब से करने में बहुत टाइम लगा और इंडिया की ग्रोथ रेट जो थी वो मतलब इतनी कम थी, तो आप ये मान सकते हैं कि वो ना के बराबर थी। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो दैट इज बेटर। एज यू नो, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, मतलब हमारे यहाँ पर हम कृषि प्रधान देश हैं। इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो इतना ज्यादा बैकवर्ड हो गया था, इतना ही ज्यादा कमजोर हो गया था कि यहाँ पर कुछ भी उग नहीं रहा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैली हुई थी, प्रोडक्शन बिल्कुल बहुत ही कम था। और हिस्ट्री में थोड़ा आपने ये जाना भी होगा कि यहाँ जमींदारी सिस्टम रहा है, फिर महालवाड़ी सिस्टम रहा है या रैयतवाड़ी सिस्टम रहा है।
टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए। फिर एग्रीकल्चर का जो हिसाब किताब था वो भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं था, क्योंकि ओपियम और इंडिगो की जो खेती थी वो कुछ ज़्यादा ही होती थी, बिकॉज दैट वाज द रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स में उसका यूज होता था। तो वो यहाँ पर बहुत ही कम दाम में चीज़ों को बनवाते थे और उगवाते भी थे और अपनी कंट्री पर उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में अ, आप पार्टीशन के टाइम पे बोलिए या इंडिपेंडेंस के टाइम पे बोलिए, इंडिया का जो एग्रीकल्चर स्टेटस था वो बहुत ही डाउन चला गया था। अब ये भी हमें पता है कि इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टेट जो है वो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करता रहा है। इंडिया को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहा है और ये एक हमारी कंट्री का बैकबोन है। और तकरीबन 85% की जो टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें इंडिया की, तो वो एग्रीकल्चर काम में ही है। बट उस दौरान टोटल आउटपुट जो था वो आप कह सकते हो 1% से भी कम हो गया था। और 1947 में ये आप मान के चलिए 0.1% के आसपास रह गया था। जो भी प्रोमिसेस किए गए थे दे वर नॉट फुलफिल्ड। लैंड सेटलमेंट्स या जो भी टैक्सेस ये सब काम जमींदारी सिस्टम के अंदर सोचा गया था कि हो, पर ये नहीं हुआ। फर्टिलाइजर्स नहीं थे, सीड्स प्रॉपर क्वालिटी के नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऐसे में इट वाज यू नो स्टैग्नेटिंग एस्पेक्ट जो था वो हो गया था इंडिया के अंदर एज वेल एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। एक्चुअली इंडिया में देयर वाज अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कमर्शियलाइजेशन से मतलब होता है कि उन चीजों को ज्यादा उगाना जो कि कमर्शलाइज्ड हो, मतलब जिनका व्यापार किया जा सके। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज ये सारा रॉ मटेरियल क्या होता था, ब्रिटिशर्स को चाहिए होता था, जैसे इंडिको हुआ, जूट हुआ, शुगर केन हुआ या कॉटन हुआ, जो भी ये सब। तो इसके लिए वो हाई प्राइस देते थे, ताकि फार्मर्स जो हैं उसको करने के लिए ललचाएं, उनको उसको करें। और बाकी चीजों के लिए जो कमर्शियल क्रॉप्स मतलब फूड वाला जो क्रॉप होता है, बेसिकली स्टेपल फूड, वो किसानों ने उगाना ही बंद कर दिया था। रादर किसान भी अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दे यूज्ड टू गो आउट इन द शॉप्स एंड बाय, जबकि वो उसे खुद ही उगा सकते थे, लेकिन फिर भी वो यू कैन से दे वर नॉट अलाउड, या वो खुद भी नहीं उसको उगाते थे। तो टोटली इन चीजों का कमर्शलाइजेशन हो गया था। और इंडिया की जो इकोनॉमी थी एज पर एग्रीकल्चर की वजह से दैट वाज ऑन स्टिक। पूरे तौर पर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, तो ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू कंपेल इंडियन फार्मर्स टू ग्रो मोर ऑफ कैश क्रॉप्स देन मेन क्रॉप्स। तो इवेंचुअली क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ही हिला दी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ज्यादा उगाते थे। और एक्चुअली जो फार्मर्स को भी मुनाफा होना चाहिए था वो भी उनको नहीं हुआ करता था। ना तो ब्रिटिशर्स ने कुछ किया, ना जमींदारों ने उनके लिए कुछ किया। और क्या हुआ, उनका मेन मोटिव क्या होता था कि ये उगाएं, चीजें भी हमें दें और साथ में जो कमाएं वो टैक्स के रूप में हमें वापस कर दें। तो अल्टीमेटली फार्मर्स के हाथ में कुछ नहीं रहता था। सो इसी बीच कुछ खास ऐसे इंस्टेंसेस हुए, जैसे फेमाइन, अकाल पड़ा या फिर फ्लड आया, जिसकी वजह से भी फार्मर्स की जिंदगी तबाह हुई। और पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ हमारे से, तो जितना भी फर्टाइल लैंड था वो उस तरफ चला गया। और साथ में जो जूट वाला लैंड था वो बांग्लादेश की तरफ चला गया। तो हमारी जो जूट इंडस्ट्री थी उसने भी बेहद सफर किया। तो दोनों जो फर्टाइल वाले पार्ट्स थे वो एक पाकिस्तान की तरफ और एक बांग्लादेश की तरफ चला गया। सो इंडियन फार्मर्स और जूट इंडस्ट्री खासकर बहुत ज्यादा लॉस में थी। एंड इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर की वजह से होनी चाहिए थी इंडिया के अंदर, विच वाज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री,
वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल खत्म हो गई। नाउ इफ वी टॉक ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन इंडिया कुड नॉट डेवलप a sound industrial phase under the colonial rule. इंडिया के अंदर जो फेमस हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो भी डिक्लाइन पे आ गई। कमर्शियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को अलाउ ही नहीं किया गया इंडिया के अंदर। और मॉडर्नाइजेशन की बात तो आप भूल ही जाइए, नए मशीन्स वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था कि लोग सोच सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो इट वाज ऑल ठप। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो प्राइम मोटिव था कि यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए, मतलब कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ज्यादा बनवाया जाए कम दाम पर, और उसको ब्रिटेन भेज दिया जाए, और ब्रिटेन में चीजों को बनाकर वापस इंडिया के अंदर ही बेचा जाए, मतलब लेके भी यहाँ से जा रहे हैं और बेच भी यहीं पे रहे हैं। सो इंडिया के लिए जो टैरिफ पॉलिसीज थी, या जो भी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स के तरीके थे वहां पर, दे मेड इट ऑल फ्री, फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड फ्री एक्सपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल। वहां पर कोई ड्यूटी, कोई टैक्स इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के लिए उन्होंने नहीं रखी। इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था वो भी बिल्कुल खराब हो गया। द फॉल इन द सप्लाई ऑफ बी, आई मीन, जब कुछ भी नहीं होगा तो लोगों के लिए जो लोकल गुड्स हैं वो भी खरीदने भारी पड़ रहे थे, क्योंकि इनकम ही नहीं थी। तो फोर्सबली उनको क्या करना पड़ता था, उनको ब्रिटिश के गुड्स ही खरीदने पड़ते थे। I mean, they were having a very good market in India, taking raw materials from India and making products in Britain and selling back again in India. उस टाइम पर इंडिया के अंदर बड़ी जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट था, और the market was totally deprived of any kind of supply of locally made goods, क्योंकि they used to force people out कि वो जो चाहे वो वहां पर बनवा सके। बट जब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वाला जो टाइम था, वहां पर बहुत स्लो ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, लेकिन इट स्टार्टेड। आप समझ लीजिए कि जूट और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स धीरे धीरे दे वर कमिंग अप, and then paper, sugar, cement, they were also coming up. And then Tata Iron and Steel Company came up, say, in 1907। पर कोई भी कैपिटल गुड्स करके कोई इंडस्ट्री जो थी वो प्रमोट नहीं हो रही थी इंडिया के अंदर। नाउ लेट्स कम टू फॉरेन ट्रेड। पुराने टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया वाज द फोरमोस्ट कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली। इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर उनकी मोनोपोली थी, वो जो चाहते थे वही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ करता था। एंड इंडिया वाज अलाउड टू ट्रेड विद ओनली फ्यू नेबर कंट्रीज। लेकिन अगर बड़े स्केल पे देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सो अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो दे हैव टू पे अ लॉट। सो एक्सपोर्ट्स दे डिडंट ब्रिंग एनी फॉर्च्यून्स टू इंडिया, वो ही खराब था। तो ब्रिटिशर्स को रादर एक्सपेंडिचर्स देने पड़ते थे, मतलब कॉस्ट देनी पड़ती थी अगर उन्होंने कुछ किया, मतलब कुछ फॉरेन ट्रेड अगर किसी तरह से किया भी, तो उन्हें इंडियंस को कुछ ना कुछ बड़ा देना पड़ता था। सो इंडिया became an exporter of prime goods like raw silk, cotton, wool, sugar, jute, indigo, ये सारी चीजें वो एक्सपोर्ट तो करते थे, पर ब्रिटिशर्स के कहने पर। वॉल्यूम अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स दोनों को कंपेयर किया जाए तो एक्सपोर्ट वाज मोर देन इंपोर्ट, राइट? दिस refers to the country we were trading of. Britain maintained a monopoly। जो भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते थे वो उनकी निगरानी में होते थे, और हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेडर्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली, वाइल बाकी के जो बचे वो कुछ चाइना के साथ अलाउड थे इंडिया को
थोड़ा सा श्रीलंका के साथ, पर्शिया के साथ they could have done, बट वो बहुत कम था कमाने के। अगर हम इकोनॉमिक वाइज सोचें तो दैट वाज टू लेस। सो दूसरी तरह से अगर आप इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि इट वाज अ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडिया की पूरी वेल्थ जो थी वो फॉरेन ट्रेड के चक्कर में निकलती चली जा रही थी, जाती चली जा रही थी। एंड द एक्सपोर्ट सरप्लस वर यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस जो ऑफिसेस सेट हुए थे यहाँ पर इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट के जरिए। और जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो उस पैसे से वो लोग इनकल करते थे। वॉर के एक्सपेंसेस इनकलकेट किए जाते थे इससे, इंपोर्ट्स को किया जाता था इस पैसे से, लेकिन इंडिया की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया जाता था। तो स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंस इज सारा जो वेल्थ था इंडिया का वो ड्रेन आउट होता जा रहा था। लेट्स टॉक ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक कंडीशंस जो थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर वो भी एक कारण थी बैकवर्ड इकोनॉमी की। as the population was you know increasing very much, 1921 के बाद पॉपुलेशन जो है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज होने लगी थी। पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो बहुत हाई था। और 1921 is described as the year of great divide. It is because after 1921 population grew you, you know very rapidly and continuously. तो डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी वो ओवरऑल अगर हम देखें तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही कम थी, करीबन 16-17% थी। फीमेल लिटरेसी रेट और भी ज्यादा कम था, ऑलमोस्ट आधा। फिर मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप सोच सकते हैं 32 से 70 साल के आसपास की थी। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर थी। सही पानी या खाना भी अवेलेबल नहीं था। तो डिजीजेस भी एकदम चरम पे थी। तो पूरा इंडिया जो था वो हर तरफ से एक लाइक एक जेल खाने में बंद हो गया जहाँ बाहर निकलने का कोई सीन नहीं था। अब अगर हम जॉब या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब आप देख रहे हैं कि सारा का सारा ही अ, जबरदस्ती हो रहा है या अपने लिए ही हो रहा है ब्रिटिशर्स के जरिए, तो इंडिया के लिए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो लार्जेस्ट वर्कफोर्स वाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। ये हमारे इंडिया में कम से कम 70-75% लोग इसी में थे। लेकिन जब ये सेक्टर ही बर्बाद हो जाएगा तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर नाउ इफ यू सीक फॉर साउथ की तरफ आप देखें या वेस्ट की तरफ देखें तो वर्कफोर्स जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, राइट। एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो रही थी, मैन्युफैक्चर में इंक्रीज भी हो रही थी, कहीं पर सर्विस सेक्टर में थोड़ी थोड़ी इंक्रीज भी हो रही थी। लेकिन ओवरऑल जो था वो एक डिसबैलेंसिंग थी पूरे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। तो कहीं से भी चीजें जो थी वो संभलने भी नहीं आ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अंडर कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हुई, रेलवेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीग्राफ एंड पोस्ट है, ये सब डेवलप हुए थे। लेकिन जो बेसिक कम्युनिटीज हमारी कंट्री के लोगों को मिलना चाहिए था वो कहीं नहीं था। ये सारा का सारा कॉलोनियल इंटरेस्ट मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए वो बना रहे थे। रोड्स बनी थी, यस, लेकिन आर्मी को ले जाने के लिए। रेलवेज आए थे, बट वो फिर रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने बनाया था। देन रेलवेज हेल्प इन कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो ये इसलिए नहीं था कि हमारे देश के लोग भी कम्युनिकेट कर सके, आराम से कहीं जा सके, बट ये उन्हीं के लिए था। They introduced an expensive system of electric and telegraph in India. So what does it mean? It means this only that they did certain,
थिंग्स फॉर इंडिया, बट दैट वाज द मोटिव वाज सेल्फ। वो उन्होंने अपने लिए किया था। अब जब रेलवेज आए, समझ लीजिए 1850 के दौरान जब रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या कल्चरल बैरियर्स, इन सबको हटाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं नेशन को, ऑल दोज थिंग्स दे इट सेड। बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि उस वक्त रेलवेज की बोगीज जो हैं वो लकड़ी की बना करती थी, और लकड़ी जो थी उसको, हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत थे, बट फॉरेस्ट को बेइंतहाशा काटा गया, ठीक है, उस चीज को बनाने के लिए। लेकिन उसको प्लांट को वापस नहीं करा गया, प्लांट्स को वापस दोबारा से रूप बोया नहीं गया। तो आज भी हम इस चीज को सफर कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया वाज फुल ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट पे ना चीजें बनती भी नहीं है। इट हैज गॉट यूनिकनेस। जितने फॉरेस्ट होते हैं कंट्री में, उनका एक यूनिक एडवांटेज होता है। तो उसके चक्कर में भी हमारे जो सिस्टम था, एटमॉस्फेरिक सिस्टम था, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गया। तो चैलेंजेस बहुत सारे आए जैसे ही हम आजाद हुए। आजाद तो हो गए, लेकिन चैलेंजेस इतने ज्यादा आए कि कोई भी सेक्टर जो था वो बैलेंस नहीं था कि हाँ यहाँ से हम कमा पा रहे हैं, या लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत एटलीस्ट सही है, वो अपने खाने पीने को जुगाड़ कर पा रहे हैं। सो इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट। बैंकिंग सिस्टम आया, लेकिन बैंकिंग सिस्टम फिर वही ब्रिटिशर्स के लिए था, क्योंकि दे फॉर्म्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हियर, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में उन्होंने चालू किया। तो वो भी इसीलिए था कि वो उनके इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे। नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वाज देयर, नो इरिगेशन वर्क वाज देयर, कोई नया तरीका मॉडर्नाइजेशन का या एग्रीकल्चर का नहीं हो रहा था। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि पॉलिटिकली भी साउंड नहीं थे हम लोग। अब जब डेमोक्रेसी यहाँ पर आई, तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि डेमोक्रेसी होती क्या है। करीबन 1.5 साल लगा लोगों को ये समझाने में कि डेमोक्रेसी क्या है, हाउ, व्हाट इज इलेक्शन, हाउ वी आर गोइंग टू पिक अप आवर लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, क्योंकि तब पॉलिटिकल पार्टीज भी एक ही थी, दैट वाज कांग्रेस, राइट। तो लीडर्स भी जो थे, मतलब कितना ही काम करेंगे, बट दे डिड अ लॉट, दे डिड अ लॉट फॉर कंट्री। मतलब उस वक्त लीडर्स के दिमाग में बस यही था कि इंडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सो दिस वाज द फेज इंडिया वाज पासिंग थ्रू। सो व्हाट वाज डन, एक एक करके एक एक सेक्टर के ऊपर काम किया गया, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर। Years and years after, the planning was done, and then first 30 to 35 years were given to all these sectors, especially एग्रीकल्चर को दिया गया, ताकि हम फिर से उस फेज में पहुंच जाएं जहां पर हमें होना चाहिए था। That's it. Like this lesson talks about what challenges we were facing. तो ये जितने भी सेक्टर्स मैंने आपको बताए, एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, इंडस्ट्रीज, डेमोग्राफिक, लिटरेसी रेट भी बहुत कम था हमारे यहाँ का। तो समझेंगे कैसे लोग उस चीज को समझने के लिए जो ओपननेस चाहिए थी, वो भी नहीं थी। सो दैट वाज द प्रॉब्लम वाज इंडिया फेसिंग दैट टाइम। और यही रीजन था उनकी डेमोक्रेसी अफेक्ट होने का भी, और इकोनॉमिक conditions deprived होने का भी। So this was the first chapter. In the next chapter, we are going to see how India made solutions to come up through these challenges.